जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। अगर बात की जाए कि सत्यशोधक समाज, इसकी जो बात की जाती है तो कई बार ऐसे पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना या फिर गठन कब किया गया था, तो सन 1873 में। कब किया गया था? सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी महाराष्ट्र जो है ना, वहाँ के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में इसकी शुरुआत की गई थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1873। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सत्यशोधक समाज के बारे में तो हमने देख लिया। अब दो तीन समाज और हैं जिनको लिखा रहे हैं, उनको आप लोग ज़रूर लिखें। सबसे पहला है आर्य समाज। देखिए, जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है अपना दूसरा समाज जिसका नाम है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। याद रखेंगे, 20 अगस्त 1828 को की थी। और किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दो समाज और हो गए। उसके बाद आपको तीसरा समाज याद रखना है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, इसमें दो व्यक्तियों का योगदान रहा था। सबसे पहले व्यक्ति का नाम है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1867 में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और जो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, और जो अपनी लास्ट में बची रह गई है आर्य समाज, उसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ समाज थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम कैसा पदार्थ है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, जो पेट्रोलियम है ना, वो एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक जीवाश्म ईंधन है। मतलब जीवों के अंशों से मिलकर के बना है। जैसे जीव जो है ना, वो दब जाते हैं, कई लाखों सालों तक दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर, और उस स्थिति में तब क्या बनता है? तब बनता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो पेट्रोलियम है ना, वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और मुख्य रूप से आपका कहाँ पर पाया जाता है? जो समुद्र होता है वहाँ पर पाया जाता है, समुद्र के अंदर। ठीक है, समुद्र के अंदर आपके जो पेट्रोलियम है उसके भंडार पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूछ सकता है ये। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। देखिए, जो बांध हैं, डैम हैं, उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? तो जो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका नाम था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो बांध थे उन्हें क्या कहा गया था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये क्यों कहा था? क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति जो थी उसको आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी के बाद भारत में शुरू किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, इस्पात संयंत्र, बिजली संयंत्र का वर्णन करने के लिए एक जो बांध बना था उसका नाम था भांकड़ा नांगल बांध। कौन सा?
भाखड़ा नांगल बांध जो है ना वो बनाया गया था, उसी की हिसाब से जो अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है। देखिए जो कोशिका होती है उसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसी में से एक हिस्सा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो है ना कि डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। और मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं, उसके साथ उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है, तो आप कहेंगे सर डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि क्रोमोसोम जो है ना इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्रोमोसोम का मतलब है जो अपने गुणसूत्र है उसकी खोज किसने की थी। क्रोमोसोम की खोज करने वाले का नाम क्या था, तो क्रोमोसोम की जो खोज है वो की थी जो अपने वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी। उसके बाद जो डीएनए है उसका पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी कार्लसबर्ग ने। डीएनए की खोज किसने की थी, कार्लसबर्ग ने की थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डीएनए की संरचना होती है डबल हेक्सी मॉडल। क्या होती है, डबल हेक्सी मॉडल। और इसको किसके द्वारा बताया गया था, तो इसको बताया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। आप देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की डीएनए की संरचना होती है। और ये जो संरचना है वो किस तरीके की है, डबल हेक्सल मॉडल। और इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। जो पौधे होते हैं उनमें मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिंग्स पहले किसके रूप में जाने जाते थे। एलिंग्स जो है ना, एलिंग्स उसको पहले किसके रूप में जाना जाता था, तो एलिंग्स को पहले किसके रूप में जाना जाता था, ओलंपिक्स के द्वारा, और जो ओलंपिक्स है उसके रूप में जाना जाता था। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। एल्किन्स जो है ना किसके रूप में जाने जाते हैं, एल्किन्स, इसका मतलब क्या है, एल्किन्स। एल्किन्स क्या होते हैं, एक या दो द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें ओलंपिक्स भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम क्या है, ओलंपिन्स। ठीक है, तो आपका आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, उनको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है। तो जैसे कंप्यूटर के कार्य हैं उनको करने के लिए उसमें प्रोग्राम जैसे कार्य क्या क्या हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं जैसे प्रोग्रामों को शुरू करना, उनको कंट्रोल करना, उसके लिए इस्तेमाल करी जाने वाली भाषा का नाम बताइए। तो आप कहेंगे सर कमांड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमांड लैंग्वेज, क्योंकि इस पर क्या करनी है, हमें कमांड करनी है। ठीक है, आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। मतलब इसका यह है कि आर्थिक अपराधों से किसका संबंध है। सबसे पहला ऑप्शन है पोटा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने टाडा, तीसरा ऑप्शन है मीसा, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि कोफे पोसा। अगर आपसे बात की जाए कि जो पोटा है ना वो क्या होता है, टाडा है ना जो वो क्या होता है, और मीसा जो है ना वो क्या होता है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोटा क्या है, तो पोटा एक अपराधी जो अपने आतंकवादी होते हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था, पोटा। ठीक है, पोटा जो है ना आतंकवादी निवारक एक्ट अधिनियम था,
और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ना, पोटा को शुरू कब किया गया था? 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 2001 में इसको शुरुआत की गई थी। यानी कि जो पोटा है इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी। इसकी ये ख़त्म कब हो गया था? तो 2004 में ये ख़त्म हो गया था। पोटा क्या है? एक प्रकार का आतंकवादी निवारक एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटा तो हो नहीं सकता है। हमसे पूछा गया है कि जो अपना आर्थिक अपराधों के लिए है, आर्थिक अपराधों से संबंधित है। टाडा क्या है? तो टाडा भी एक क्या है? आतंकवादी निवारक एक्ट है। आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियाँ जो होती हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रहा गया टाडा। और टाडा की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में शुरुआत की गई और 10 साल चला ये। 1995 में इसे बंद कर दिया गया। तीसरा आपके सामने आता है मीसा। और मीसा क्या था? मीसा एक था आंतरिक अशांति के ऊपर लेकर के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो मीसा है MISA, इसके अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसका नाम हो गया। इसकी शुरुआत की गई थी सन 1971 में और इसे समाप्त कर दिया गया 1978 में। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछता है आपसे किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी जो अपनी प्रभावी प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जो आए इंदिरा गांधी के बाद, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। तो तीनों यहाँ पे अलग अलग हैं। ये आंतरिक अशांति के लिए है, ये आतंकवादी के लिए है और ये भी आतंकवादी के लिए। तो एक आंसर बचा है यहाँ पे कैफ़े पोसा। कैफ़े पोसा ही किससे संबंधित है? आर्थिक अपराधों से संबंधित है और इसकी शुरुआत करी गई थी सन 1974 में। 1974 में इसकी शुरुआत करी गई थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय का वृत्ताकार प्रवाह से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ओजोन की वायुमंडल की किस परत में होती है? जो ओजोन लेयर होती है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओजोन परत के बारे में। यानी कि O3 जो लेयर होती है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सूर्य की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि जिन्हें UV रेस या फिर पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, उसका 98 से 99% भाग को क्या कर लेती हैं? ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी पर आने से उसको रोकती हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, अगर वो जैसे मान के चलो ओजोन परत नहीं हुई और ओजोन परत नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट की जो किरणें होती हैं सूरज की तरफ से जो आती हैं वो सीधे आपकी पृथ्वी पर आएंगी, जिससे आपको त्वचा कैंसर वगैरह जैसी समस्या हो सकती हैं। यानी कि व्यक्ति को खतरा होता है उससे। तो ओजोन परत का कार्य इतना होता है कि जो अपनी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी की तरफ आने से उसको रोकती हैं और ये समताप मंडल में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ओजोन दिवस बनाइए। ओजोन परत का संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो ऐसे जीवों का नाम बताइए। ऐसे कौन से जीव होते हैं जो प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं? तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वपोषी जीव। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। प्रकाश का उपयोग करके भोजन को स्वयं बनाना ही क्या कहलाता है? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो प्रकाश या फिर पानी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सत्य माना जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाज़ार में प्रयोग नहीं किया जाता है? कमोडिटी बाज़ार में व्यापार नहीं किया जाता है। देखिए कमोडिटी बाज़ार होता क्या है उसके पहले जान लेते हैं। कमोडिटी बाज़ार एक ऐसा बाज़ार होता है जो तैयार उत्पादों के
बजाय प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में व्यापार करता है, उसे कहते हैं कमोडिटी बाज़ार। ठीक है, अब ये दो तरीका का होता है, एक होता है सॉफ्ट कमोडिटीज़, एक होता है हार्ड कमोडिटीज़। ठीक है, सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंतर्गत कृषि उत्पाद आ जाते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया, और हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर आ जाते हैं आपके जो अपने खनिज पदार्थ होते हैं, जिसे खनन करके प्राप्त किया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके की, और जो तेल हो गया, वो सब चीज़ें। तो आपसे पूछा कि कमोडिटी बाज़ार के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आएगी। हम देख चुके हैं कि जो कच्चा तेल है वो किसके अंदर आएगा, कच्चा तेल आएगा आपका हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर, और चांदी और सोना ये भी हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर आएंगे। जो लेकिन यहाँ पे जो मुद्रा है उसमें इसका कोई भी उपयोग नहीं है, इसमें इसका व्यापार नहीं किया जाता है। आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है और क्वेश्चन में कह रहा है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो अगर हम बात करते हैं जो पणजी है ना, वो कहाँ की राजधानी है, तो आपका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाएगा गोवा। गोवा जो राज्य है उसकी राजधानी का नाम है पणजी। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर इसका राइट आंसर हो सकता है, अगर आपसे कहीं पूछे एग्जामिनर तो। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और बाकी बचा रह गया आपके सामने झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या हो गई, रांची झारखंड की राजधानी हो गई। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ देता है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था, यानी कि किसको पुनर्जागृत किया था, किसको पुनरुत्थान करके बनाया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने किसका उत्थान किया था, पुनरुत्थान उन्होंने किया था इंडियन नेवी का, INA का। ठीक है, आपका आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसको कब किया गया था, तो 1943 में से किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया है नौसेना, तो नौसेना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे इसका जो अपना अध्यक्ष पद होता है, इसका चीफ होता है, उसका अभी वर्तमान में इसके चीफ कौन है, इसके वर्तमान में जो अपना इसका नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और वायुसेना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो तीनों दिवस आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो अपने थल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, मनोज पांडे, यानी कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख की बात की जाती है तो वायुसेना प्रमुख अपने कौन है, विवेक राम चौधरी। वायुसेना प्रमुख का नाम है विवेक राम चौधरी। और तीसरे आपके सामने बसते हैं जिनका नाम है नौसेना प्रमुख। और नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के हेड कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि औरंगजेब किसका पुत्र था। तो औरंगजेब जो है ना, वो एक मुग़ल सम्राट था, मुग़ल शासक, मुग़ल बादशाह था, और वो किसका पुत्र था, वो था शाहजहाँ का पुत्र। शाहजहाँ और इनकी बेगम जिनका नाम था मुमताज़ महल। ठीक है, मुमताज़ महल। तो शाहजहाँ और मुमताज़ महल का पुत्र था। कौन सा पुत्र था, तीसरा पुत्र था। ठीक है, तीसरा पुत्र था और छठवीं संतान थी। जो मुमताज़ महल हैं उनके कितने बच्चे हुए थे टोटल, इनके जो बच्चे हुए थे टोटल थे उनके बच्चे कितने, 14, जिसमें से 8 की मृत्यु हो गई थी और 6 ही शेष बचे थे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो शाहजहाँ हैं उनका तीसरा पुत्र का नाम क्या था, औरंगजेब था। और ठीक है, अब देखिए औरंगजेब है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1658 में जब शाहजहाँ इसने गद्दी संभाली, औरंगजेब के द्वारा गद्दी संभाली गई, कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली गई, यानी कि जो अपना दिल्ली था वहाँ की गद्दी पर जब ये बैठा तो 1658 में बैठा, और ये 1707 तक इसने भारत पर राज्य किया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे 1658 से 1707 तक इसने राज्य किया, और 1707 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। आपका आंसर लगा लेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर 4, इसका शाहजहाँ इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। जो श्यानता होती है वो उसके बारे में क्या असत्य है, कौन सा कथन असत्य है।
तो गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपसे कहा गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे में कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन चौथे में कहा गया कि जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसमें वृद्धि करने के साथ साथ द्रवों की श्यानता क्या होती है, घटती है, तो ये गलत कह रहा है। इसमें कहा गया कि जो प्रेशर होता है अगर उसमें हम वृद्धि करते हैं तो अपने जो द्रव होते हैं उनकी श्यानता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकांश जो केस होते हैं उनमें देखा गया है कि जब हम दबाव यानी कि प्रेशर में वृद्धि करते हैं तो जो उसके साथ साथ जो द्रव की श्यानता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो श्यानता भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये होगा इसका सही, यानी कि ये वाला हो गया आपका आंसर। इसमें असत्य बताना था, आप यही असत्य हो गया इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जो सेफ्टी लैंप है इसका आविष्कार किया था किसने, इसका आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी के द्वारा। हम्फ्री डेवी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, सन 1815 में इसका आविष्कार किया गया था। अब देखिए एक और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो एक मैदान है जो कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है, और जिसका नाम है द लॉर्ड्स। द लॉर्ड्स मैदान है, उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ये लंदन में स्थित है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पहली बार आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल रूप से क्रिकेट खेल के लिए मैदान के रूप में निर्माण किया गया था, बस इसीलिए इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ठीक है। आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वैदिक कालीन मंदिर के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए, या फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। जो भीमबेटका है वो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इस वजह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन। रायसेन जो है ना वहाँ पर स्थित है। अब रायसेन जो है ना वहाँ पर स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा में जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें शैल चित्र बने हैं, यानी कि पत्थरों पर आकृतियाँ बनी हैं, पत्थरों पर चित्र बने हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आकृतियाँ हैं लगभग 30,000 साल पुरानी हैं, ये इस वजह से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन ज़िले में स्थित है, और ये किसके लिए जाना जाता है, गुफा शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, ठीक है। इतना आंसर लगा लेंगे आप लोग। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करेंगे, आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और उसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।